आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कक्षा 12 की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का जो तीसरा अध्याय है दक्षिण एशिया, इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। लिट्टे का पूरा नाम लिखिए। लिट्टे जिसको एलटीटी के नाम से जाना जाता है, एलटीटी का पूरा नाम क्या है? तो एलटीटी का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ये पूरा नाम है लिट्टे का। लिट्टे की मुख्य मांग क्या थी? तो लिट्टे की मुख्य मांग थी श्रीलंका में तमिलों के लिए पृथक राष्ट्र का गठन करना। अगला प्रश्न है, राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक व माओवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण किस देश में बना? तो एक तरह से राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच में एक त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, जिसके कारण से नेपाल के अंतर्गत अस्थिरता का वातावरण पैदा हुआ था। नेपाल में 2006 के अंतर्गत पूरे देश में लोकतंत्र को लेकर के देशव्यापी आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 2008 में नेपाल में लोकतंत्र को अपनाया गया और 2008 में नेपाल वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। अगला प्रश्न है, चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है? चारों तरफ ही भूमि से घिरा हुआ देश है नेपाल और भूटान, यानी दक्षिण एशिया के दो देश ऐसे हैं जो चारों तरफ भूमि से घिरे हैं, तो वह है नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, वह देश कौन सा है? तो अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने वाला सबसे पहला देश है श्रीलंका। श्रीलंका ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित वह देश जिसकी सीमा अधिकांश देशों से लगती है, यानी दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसकी जो सीमाएं हैं वो दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से लगती है, तो वह है भारत। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के द्वारा परमाणु परीक्षण कब व किस स्थान पर किए गए थे? तो पाकिस्तान के द्वारा परमाणु परीक्षण 28 मई 1998 को चगाई पहाड़ी नामक स्थान पर किए थे। अगला प्रश्न है, सर्करिक सीमा रेखा विवाद किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो सर्करिक सीमा रेखा विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है, और यह जो सर्करिक जो स्थान है यह कच्छ के रण यानी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूटान की राज्य व्यवस्था के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो हिमालयी देश यानी हिमालय की गोद में बसा हुआ देश है भूटान, जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है जो हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। भूटान में अब भी राजतंत्र है, लेकिन वहाँ के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना की शुरुआत की। तो भूटान के अंतर्गत राजतंत्र है, लेकिन केवल एक नाम का पद है। भूटान के राजा ने वहाँ पर बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की जो योजना है उसकी शुरुआत की। अगला प्रश्न है, वह देश जिसमें शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी, लेकिन अब वहाँ गणतंत्र और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, वह देश कौन सा है? तो वह देश है मालदीव। और मालदीव जिसमें 1968 तक वहाँ पर जो शासन की बागडोर है वो सुल्तान के हाथ में थी। सुल्तान यानी एक तरह से राजा का शासन होता है, और 1968 के अंतर्गत मालदीव के अंतर्गत गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, और जो अध्यक्ष शासन प्रणाली है वो वहाँ पर स्थापित की गई। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है? तो श्रीलंका के अंतर्गत जो जातीय समस्या है उसके अंतर्गत जो मुख्य भूमिका है वो श्रीलंकाई तमिलों की है। 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिट्टे का श्रीलंकाई सरकार के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ था। तो जैसा कि हम जानते हैं श्रीलंका के अंतर्गत जो सिंहली समुदाय है उसका दबदबा है वो बहुतायत में है,
और वो ये चाहते हैं कि जो श्रीलंका के अंतर्गत जो अधिकार हैं वो केवल सिंहलियों को प्राप्त हो, तमिलों को वो अधिकार नहीं मिलने चाहिए, जिस कारण से जो तमिल हैं उनके अंतर्गत वो एक तरह से उनमें असंतोष की भावना पैदा हुई और उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसका हम लिट्टे के नाम से जानते हैं। और ये जो संगठन है वो 1983 के बाद में ज़्यादा उग्र हो गया और श्रीलंका सरकार के साथ लिट्टे संगठन का जो संघर्ष है वो प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के कौन से देशों में लोकतंत्रात्मक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है? यानी दक्षिण एशिया के ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र भी रहा है और सैन्य शासन दोनों का बारी बारी से शासन रहा है? तो वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे दो देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र और सैन्य शासन दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी? तो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 में। श्रीलंका जिसको प्राचीन काल में सिलोन के नाम से जानते थे, सिलोन है, उसका नाम बदल करके श्रीलंका है वो 1972 के अंतर्गत रखा गया था। पहले इसका नाम सिलोन था। पाकिस्तान शिएटो सैन्य गठबंधन में कब शामिल हुआ? तो पाकिस्तान शिएटो जिसको दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहते हैं, उसमें पाकिस्तान वो 1954 में शामिल हुआ था। और जो दूसरा सैन्य गठबंधन है जिसको अपन सेंटो के नाम से जानते हैं, सेंटो गठबंधन में पाकिस्तान वो 1955 में शामिल हुआ था। तो शिएटो और सेंटो ये दोनों सैन्य गठबंधन है। पाकिस्तान 1954 में शिएटो में शामिल हुआ और 1955 में सेंटो गठबंधन में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जो नदी जल समझौता है ये सितंबर 1960 में हुआ था। सिंधु नदी जल विवाद को निपटाने के लिए सितंबर 1960 में यह समझौता हुआ था। और ये जो समझौता है वो जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ था और विश्व बैंक की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ था। अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य कब बनाया गया? जैसा कि दक्षिण एशिया के देशों का ये जो संगठन है सार्क जिसको दक्षेस के नाम से जानते हैं, इसमें 7 देश आते हैं और अफगानिस्तान है ये बाद में इसमें शामिल हुआ था 2007 में और ये सार्क का 8वां सदस्य बना था। भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन युद्ध 1962 के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत व पाक युद्ध कब हुआ जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में वह कौन सा देश हुआ जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दिसंबर 1971 में युद्ध हुआ था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान है वो एक स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया था। तो बांग्लादेश 1971 में बना था। परिणाम स्वरूप किसका बना था? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 का युद्ध हुआ था उस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो 1971 के युद्ध के बाद में जो समझौता हुआ उसको शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। तो शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था। देखो पाकिस्तान के बीच में 1965 में भी युद्ध हुआ था और 1971 में भी युद्ध हुआ था। तो इस समझौते के बाद में शिमला समझौता हुआ जो 3 जुलाई 1972 को हुआ था। और यह जो समझौता है शिमला समझौता यह इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में यह समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद में 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में ताशकंद जो कि उस समय सोवियत संघ में था वहाँ पर समझौता हुआ था। उसको ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ और सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति कोशिगन की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा सहायता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव कब रखे थे? तो शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा सहायता देने के लिए 1966 में 6 सूत्री प्रस्ताव रखे थे।
भारत व सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो अगस्त 1971 के अंतर्गत भारत और सोवियत संघ ने एक मैत्री संधि की थी और यह जो मैत्री संधि है यह 20 सालों के लिए की गई थी। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए थे? तो भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। पहली बार 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में, और ये जो प्रथम परमाणु परीक्षण था इसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। जो दूसरा परमाणु परीक्षण है यह 11 से 13 मई 1998 को हुआ था खतोलाई जैसलमेर में, इसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। तो प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में, जिसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 को हुआ था, इसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। सार्क का पूरा नाम लिखिए। सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क, जिसको हिंदी में संक्षेप में दक्षेस के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में जिसको दक्षेस कहते हैं, दक्षेस का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसकी जो स्थापना है यह 1985 में हुई थी। सार्क या दक्षेस, इसका जो पहला सम्मेलन है यह दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। साप्टा पर हस्ताक्षर कब हुए? तो साप्टा की फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है साप्टा का? दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। साप्टा, जिसको दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता के नाम से जानते हैं, सार्क के 12वें सम्मेलन में यानी फरवरी 2004 में इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। साप्टा पर हस्ताक्षर कब हुए? फरवरी 2004 में, और 1 जनवरी 2006 से यह प्रभावी हुआ था, यानी इसको लागू कब किया गया था? 1 जनवरी 2006 को। अगला प्रश्न है, भारतीय शांति सेना श्रीलंका में किस समझौते के तहत भेजी गई थी? तो जो श्रीलंका में जो तमिल समस्या है, उस तमिल समस्या को विवाद को सुलझाने के लिए 1987 में राजीव गांधी और श्रीलंका की ओर से जयवर्धने के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको राजीव जयवर्धने समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत एक भारतीय शांति सेना श्रीलंका के अंतर्गत भेजी गई थी, और ये जो शांति सेना यह 1987 से लेकर के 90 तक श्रीलंका में रही थी। तो इस दौरान जो भारतीय शांति सेना जो श्रीलंका में भेजी गई थी, उसने वहाँ पर कई अभियान चलाए थे। जो श्रीलंकाई जो के अंदर जो तो तमिल समस्या है, लिट्टे है, उसको उस पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन विराट और ऑपरेशन चेकमेट आदि कई ऑपरेशन चला करके तमिलों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए वहां सेना कब भेजी गई थी? तो 1988 में भारत ने वहां पर सेना भेजकर ऑपरेशन कैक्टस से चला गया था। यानी मालदीव में जो भाड़े के सैनिक हैं उनके द्वारा किए गए षड्यंत्र उसको नाकाम करने के लिए भारत ने वहां पर सेना भेजी थी 1988 में, और भारत सेना के माध्यम से उनको नाकाम करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस अभियान चलाया गया था। फरक्का संधि क्या है? फरक्का संधि क्या है? तो फरक्का संधि है यह गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में फरक्का संधि पर हस्ताक्षर थे। तो ये जो फरक्का विवाद है ये किसके बीच में है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। फरक्का विवाद किसको लेकर के है? तो गंगा नदी के जल के हिस्सेदारी को लेकर के यह विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए 1996 में फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए थे भारत और बांग्लादेश के द्वारा। भारत व श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर 1998 में हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं? तो पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में प्रमुख जो कठिनाइयाँ हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है सेना का वर्चस्व। पहली बात तो पाकिस्तान के अंतर्गत सेना का वहाँ पर दबदबा है।
सेना का वर्चस्व है। दूसरा है धर्मगुरु, भूस्वामी अभिजनों, इनका सामाजिक दबदबा है। यानी धर्मगुरु और जो भूस्वामी अभिजन है ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंतर्गत लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा मिले। तीसरी, पाकिस्तान के भारत के साथ तनातनी है। यानी शुरू से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है वो तनावपूर्ण रहे हैं। भारत में लोकतंत्र है, लेकिन भारत के साथ पाकिस्तान के कटुतापूर्ण संबंध होने के कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र है वो सफल नहीं हो पाता है। चौथी बात है, पाकिस्तान में लोकतंत्र चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता। यानी अमेरिका जैसे देश हैं वो भी वहाँ पर एक तरह से सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं, जिस कारण से पाकिस्तान में लोकतंत्र है वो सफल नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, मालदीव की शासन प्रणाली व राज्य व्यवस्था के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो मालदीव एक द्वीपीय देश है। मालदीव में 1968 तक सल्तनत का शासन हुआ करता था। 1968 में यह गणतंत्र बना एवं यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। 2005 में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के लिए मतदान किया। तो 1968 तक मालदीव में सल्तनत का शासन है। 1968 में वहाँ पर गणतंत्र को अपनाया गया और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसको अपनाया गया। फिर 2005 में जो मालदीव संसद है उसने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के लिए मतदान किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको एमडीपी कहते हैं, का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। यानी वैसे तो वहाँ पर बहुदलीय प्रणाली है, कई पार्टियाँ हैं, लेकिन जो एमडीपी पार्टी है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है, वर्चस्व है। 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को भी कानूनी मान्यता दी गई है। यानी अब मालदीव में पूरी तरह से लोकतंत्र है, क्योंकि बहुदलीय प्रणाली के साथ साथ जो विपक्षी दल है उनको भी कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की तमिल समस्या पर टिप्पणी लिखिए। यानी श्रीलंका की जो तमिल समस्या है वो क्या है। तो श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा है। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंका के अंतर्गत प्रमुख रूप से दो जातियां हैं, एक है तमिल और दूसरी है सिंहली। तो सिंहली जो समुदाय है वो बहुतायत में है, वहाँ पर बहुसंख्यक है। तो वहाँ की जो राजनीति है उस पर सिंहली समुदाय का दबदबा है। और सिंहली समुदाय का ये मानना है कि भाई जो श्रीलंका में जो तमिल है उनके साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, यानी अधिकारों में उनको कोई प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब है जो श्रीलंका में जो तमिल है, सिंहलियों के द्वारा वहाँ पर तमिलों के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया है वो अपनाया जा रहा है, जिसके कारण जो तमिल है उनके साथ उनमें भारी असंतोष की भावना पैदा हुई। और जो तमिल है वो वहाँ पर श्रीलंका सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि श्रीलंका के अंतर्गत जो सिंहली है और तमिल है उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। जो सुविधाएं सिंहलियों को मिल रही है वो सुविधाएं तमिलों को भी मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ की जो सरकार और जो सिंहली है वो तमिलों के साथ भेदभावपूर्ण रवैये को अपना रही है, जिसके कारण से जो वहाँ के जो तमिल हैं, जो श्रीलंकाई तमिल हैं, वो उनमें असंतोष की भावना पैदा होने के कारण वो 1983 के बाद में उग्र हो गए और उन्होंने अपना एक तमिल संगठन भी बना लिया, जिसको एलटीटी के नाम से जानते हैं। तो 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, या जिसको हम LTTE कहते हैं, इस संगठन के माध्यम से ये जो लिट्टे संगठन है, जो तमिल हैं, वो श्रीलंका की सरकार के साथ ही संघर्ष कर रहे हैं। और उसके बाद में तमिलों ने अपने मांग को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने श्रीलंका के अंतर्गत ही एक पृथक देश की मांग भी प्रारंभ कर डाली, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करने के बावजूद उन्होंने ये देखा कि श्रीलंका में यदि तमिलों की समस्या का समाधान हो सकता है तो वो पृथक राष्ट्र की मांग के द्वारा ही हो सकता है। और श्रीलंका का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, जिसको जाफना के नाम से जानते हैं, वहाँ पर लिट्टे का पूरी तरह से नियंत्रण है। तो ये है श्रीलंका की जातीय समस्या।
तो ये थे आज की क्लास में अपने इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।